नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेंटरशिप कोर्स के बच्चों के लिए यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है आंसर राइटिंग। वैसे एथिक्स की हल्की फुल्की आंसर राइटिंग में पहले भी आपको बता चुका हूँ कई सारे क्वेश्चंस की। यहाँ पे जो जनरल जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 में जिस प्रकार के सवाल आते हैं यूपीएससी मेंस में, उसके किस प्रकार के आंसर्स आपको बनाने हैं, ओवरऑल किस प्रकार का कंटेंट आपको उसमें लिखना है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को कैसे आके लेके जाना है, रैशनल थिंकिंग कैसे रखनी है, ये सब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो यूट्यूब पे जो लोग इस बच्चे को जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं और इस चीज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो मेरे मेंटरशिप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तो वैसे भी लास्ट मिनट है, ये मेंटरशिप कोर्स नवंबर 2024 तक अवेलेबल है। जिसको दाम पे लॉन्च हुआ था, दाम उससे काफी कम हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के जब कंटेंट सेक्शन में आएंगे, हजारों की तादाद में आपको वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी। यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो चाहे तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी में ये जो आंसर राइटिंग वाली वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएंगी। इसका मैं एक अलग फोल्डर बना दूंगा, ठीक है भाई। तो आप चाहें जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स को सब्सक्राइब करके ओवरऑल इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिटिकली एग्जामिन हाउ इफेक्टिवली डज इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 safeguard the rights and dignities of patients in mental health care institutions. Analyze why there has been a persistent failure to implement rights-based and recovery-based approaches in mental health care in India. भाई देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है। मेंस में अगर आपसे किसी सवाल में पूछा जाता है क्रिटिकली एग्जामिन, इसका क्या मतलब है। एग्जामिन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जामिन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया, उस टॉपिक में क्या है, उसके क्या रेपरकशंस हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये आपको बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन में बेसिकली आपको क्या करना है कि जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उस चीज के बारे में तो आपको बात करनी है, और स्पेसिफिकली उस चीज के फ्लॉज को भी पॉइंट आउट करना है, और उन फ्लॉज को कैसे बेटर किया जा सकता है उसको भी पॉइंट आउट करना है। तो अगर इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहा है, तो इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में आपको बताना, एग्जामिन करना है, और इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर क्या कमियां छूट गई हैं वो स्पेसिफिक कमियां यहां पे आपको बतानी है, और उन कमियों को आप कैसे ठीक कर सकते हो ये आपको बताना है। और इसके लिए आपको टू द पॉइंट आंसर देना है दोस्तों, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है 150 शब्दों में और 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो टू द पॉइंट ही लिखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट इसलिए भी लिखे हैं ताकि इन आंसर्स को पढ़ के आपको कंटेंट के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी हो जाए। ऑब्वियस ही बात है, जब आप मेन आंसर्स लिखने जाओगे तो आपको 150 या 250 शब्द में लिखने हैं, तो 250 शब्द का बहुत ज्यादा लिखोगे तो भी 300 शब्द ही लिख पाओगे। अगर 300 शब्द से ज्यादा अगर आप एक सवाल में लिखने लग गए तो बाकी सवाल आपके छूट जाएंगे। तो आपको एक ऑप्टिमम बैलेंस यहाँ पे बना के रखना है। तो देखिए, शुरुआत कैसे कर रहा हूं मैं इस आंसर की। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी आंसर राइटिंग के। ये हर आंसर में आते हैं और ये बहुत इंपैक्टफुल होते हैं कि भाई जो एग्जामिनर है वो आपको कितने नंबर देने वाला। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड डेवलपमेंट। ये बोल बच्चन सी लाइन हो गई, इसमें कुछ खास नहीं है। अब अगला, however it is estimated that 6 to 7% of the population suffers from mental disorders in India। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इंडिया की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को बता रहे हो, उससे यह पता चलता है कि आप ओवरऑल नंबर्स में स्ट्रांग हो, ठीक है। इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। उसके साथ साथ क्या लिखा है, WHO estimates that the burden of mental health problems in India is 2443 disability adjusted life years per 10,000 population। बिंगो, मतलब 10,000 की आबादी में 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर से मेंटल हेल्थ की वजह से, मतलब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के चलते 10,000 लोग ओवरऑल अपनी जिंदगी के 2443 साल को ठीक तरीके से जी नहीं पाते, क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से जो उनकी डिसेबिलिटी है उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये जो भाई आपने स्टैटिस्टिक लिखे ना, इस स्टैटिस्टिक से भैया आपने बता दिया कि इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बहुत एक्यूट है, क्योंकि एक तो 6 से 7% आबादी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है, उसके बाद हर 10,000 में 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। अब इसके बाद आप शुरू कर सकते हो कि इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन बन के सामने आया है, जो कि एम करता है कि मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उन लोगों को जिनको मेंटल इलनेस है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ऐसे पर्संस के राइट्स को फुलफिल किया जाएगा। तो पहले आपने परेशानी बताई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू और फिर बताया कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्यों बताया गया। अब ये तो दुनिया को पता है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्यों बनाया गया है, लेकिन उससे पहले आपको परेशानी तो बतानी है ना। तो परेशानी ये आपने यहाँ पे 4 लाइनों में लिख दी, 2 स्टैटिस्टिक्स के साथ। अब सबसे पहली बात आपसे बोला गया है कि आप एग्जामिन करो इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को। तो एग्जामिन करना है तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में है क्या। तो देखिए, प्रोविजंस दैट सेफगार्ड द राइट्स एंड डिग्निटीज ऑफ पेशेंट्स। अब यहां पे सिंपली आ गया कि इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में है क्या। अब जब इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में बता रहे हो, किसी भी एक्ट के बारे में बता रहे हो, तो आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो हेडिंग के अंदर लिखने। मतलब यहां पे देखो, पहली हेडिंग क्या है, राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट। दूसरी, राइट टू लिव इन द कम्युनिटी। तीसरी, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। चौथी, राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पांचवी, राइट टू इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। छठी, राइट टू मेक एन एडवांस्ड डायरेक्टिव। सातवीं, राइट टू एक्सेस मेडिकल रिवॉर्ड। आठवीं, राइट टू लीगल एड एंड रिडर्सल ऑफ ग्रीवेंसेस। नवीं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। अब मैंने आपको यहां पे 9 प्रोविजंस बता दिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे लिख सकते हैं, मुझे पता है आप इतना नहीं लिख सकते हो। ये तो मैंने यहां पे इस पीडीएफ में इसलिए इंक्लूड कर दिया है ताकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्या था ये आपको पता चल जाए। वहां पे आपको 4 या 5 पॉइंट ही याद रहने वाले हैं, और उन 4-5 पॉइंट को भी इस प्रकार की हेडिंग के साथ आपको लिखना है। इनफैक्ट 2 से 3 पॉइंट को एक हेडिंग में बना के एक बड़ा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन जितने भी पॉइंट लिखना उसकी एक प्रॉपर हेडिंग देना, ये बहुत मैंडेटरी है। पैराग्राफ के फॉर्म में बिना किसी हेडिंग के आंसर को मत लिखना, एग्जामिनर चेक करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो सबसे पहले एक मेन हेडिंग दिया आपने, प्रोविजंस दैट सेफगार्ड्स एंड राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पेशेंट्स, या फिर आप लिख सकते हो प्रोविजंस ऑफ इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। और उसके बाद आप सीधे सीधे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स लिख दो पैराग्राफ में बिना किसी हेडिंग के। ये कभी गलती मत करना, पैराग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग आनी चाहिए। इससे इंटरेस्ट बनता है एग्जामिनर का, इससे ओवरऑल आपके आंसर्स को ब्यूटीफाई किया जाता है, इससे आपके आंसर्स को एक स्ट्रक्चर्ड आप कह लो फ्लो मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है मेंस में नंबर पाने के लिए। फिर अब देखिए, टेक्निकली मैं मेंस आपको पढ़ा ही रहा हूं, विनीत सर वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 क्या है, समझ गए। ये तो यहां पे लिखा हुआ है, ये आप इनको पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, मतलब ये जो आंसर राइटिंग वाली वीडियोस हैं, यहां पे फ्लो के बारे में ज्यादा बात करूंगा, कंटेंट के बारे में कम बात करूंगा, क्योंकि कंटेंट के रिस्पेक्ट में आप डेली की बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल एनालिसिस देख रहे हो। ओवरऑल जो मैंने मेंस में वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जो मैंने थीम बेस्ड वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जो मैं प्रीलिम्स टिडबिट्स अपलोड कर रहा हूं, जो आगे मैं मेंस टिडबिट्स अपलोड करूंगा, उसमें काफी हद तक आप कंटेंट ऑलरेडी देख रहे हो। उस कंटेंट को रिप्रोड्यूस कैसे करना है ये बताना मेन काम है। तो जैसे कि भाई, राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट, तो हर पर्सन के पास, जिसके पास मेंटल इलनेस है, उसके पास अफोर्डेबल क्वालिटी केयर होना चाहिए, उसको कम्युनिटी में रहने का अधिकार होना चाहिए, उसके साथ साथ किसी प्रकार का सोशल एक्सक्लूजन या मार्जिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसको क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से बचा के रखना है, इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एडवांस डायरेक्टिव की सुविधा होना चाहिए। मतलब ओवरऑल वो पहले ही नॉमिनेट कर सके कि कल की डेट में मान लो वो अपने सेंसेस में नहीं है, अपने लिए डिसीजन ले पाने की हालत में नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेगा, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव यही पर्टिकुलरली मेंटली हिल बंदा अपॉइंट करेगा। तो इससे आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, इसमें उसका एक से होगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। लीगल एड और रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के उसके पास मैकेनिज्म होने चाहिए। सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स बनाए जाने चाहिए, जो कि हियर कर सकें और डिसाइड कर सकें अपील्स को, कंप्लेंट्स को और एप्लीकेशंस को इस पर्टिकुलर एक्ट के इंप्लीमेंटेशन से लेके फिर सुसाइड को इस पर्टिकुलर एक्ट में डीक्रिमिनलाइज किया गया। इतने से आपको पता चल गया कि इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंदर है। ठीक है भाई, ओके। अब अब क्रिटिकली एग्जामिन, आपने प्रोविजंस तो बता दिए, और प्रोविजंस जब आपने बताया तो हाँ भाई अच्छी अच्छी चीज क्या कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली सामने आ गई, बट क्या छूट गया, क्या रह गया, और यही चीज सेकंड पार्ट में पूछी गई है।
Analyze why there has been a persistent failure to implement right-based and recovery-based approaches in mental health care in India. तो क्रिटिकली एग्जामिन में ऑलरेडी क्रिटिकली जोड़ के ये बोल दिया गया है कि क्या कमियां हैं वो बताओ, और कमियों में भी ये भी बताओ कि कौन सी राइट बेस्ड और रिकवरी बेस्ड अप्रोचेस मेंटल हेल्थ केयर में छूट गई हैं। समझ गए भाई? अब देखिए बहुत सारे बच्चे राइट बेस्ड रिकवरी बेस्ड एग्जैक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आप 3 से 4 अच्छे पॉइंट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो कमी छूट गई है वो भी पॉइंट आउट कराते हो ना, तो बहुत है। और जब भी इस प्रकार का कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में चल रहा होता है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स एडिटोरियल वगैरह में हम डिस्कस करते हैं। हालांकि इतने एडिटोरियल में इतनी न्यूज डिस्कस करती है ना कि एक एवरेज इंसान के दिमाग के लिए, मेरे या आपके जैसे इंसान के दिमाग के लिए, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज रिमेंबर कर पाना मुश्किल होता है, बट ठीक है एंड टाइम पे थोड़ा बहुत तो आपको देखो अपने दिमाग से आंसर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अब यहां पे मैं क्रिटिकली वाला एलिमेंट शुरू कर रहा हूं आंसर का। However, despite the progressive and comprehensive nature of the act, there has been a persistent failure to implement right-based and recovery-based approaches in mental health care in India. तो क्रिटिकली एग्जामिन की हमने तैयारी कर दी है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को, और उसमें हमने जोड़ दिया रिकवरी बेस्ड और राइट बेस्ड। देखिए क्या है, पहली बात तो सोशल एस्पेक्ट्स में क्या कमी रह गई मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में। पहली बात तो लैक ऑफ अवेयरनेस। ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है। अरे राइट तो लोग अपना तब एक्सेस करेंगे ना जब उनको उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में पता होगा। जो लीगल राइट्स मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है, तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? जब उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो ये पर्टिकुलर एक्ट इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ सोशल स्टिग्मा। भैया आज की डेट में बहुत सारे कल्चर्स में मेंटल इलनेस को स्टिग्मेटाइज किया जाता है। कई बार देखो इंसान डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस्ड इंसान को बोलो कि यार किसी साइक्रेटिस्ट को मिल लो या साइकोलॉजिस्ट को मिल लो, तो वो आपको पलट के बोलेगा कि मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैं पागल नहीं हूं। जबकि मेंटल हेल्थ एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई आज की डेट में। दोस्तों आपको अपने आसपास घरों के अंदर ही बहुत सारे लोग डिप्रेस मिल जाएंगे। अगर सोचो कोई बड़ी प्रॉब्लम लगातार आपके दिमाग में आपको परेशान कर रही है, आप ही बहुत जल्दी उससे डिप्रेस हो जाओगे, और हो सकता है मेंटल बहुत लंबे समय तक परेशान रहो तो किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की आपको जरूरत पड़े। तो सोशल स्टिग्मा, भाई मेंटल हेल्थनेस को स्टिग्मा माना जाता है बहुत सारे कल्चर्स में, ठीक है ना भाई? और 47% लोगों का तो ये मानना है कि भैया मेंटल इलनेस के बारे में ज्यादा किसी को बचाओ मत, तो उसे छुपा के रखो। प्लस हमारी मीडिया में भी गलत तरीके से आप कह लो मेंटल इलनेस को पोर्ट्रे किया जाता है निगेटिव, और इनसेंसिटिव तरीके से मीडिया पोर्ट्रे करती है मेंटल इलनेस को। इससे मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उसे स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, और हेल्प सीकिंग बिहेवियर को डिस्करेज किया जाता है। सेंसेशनलाइजिंग रिपोर्टिंग होती है कि अरे ये तो पागल हो गए, अरे इसमें तो चुड़ैल की आत्मा आ गई। तो इस तरीके की बातें सोच सोच के मीडिया ये जो हाइप के साथ मेंटल इलनेस को रिपोर्ट करता है, इससे ओवरऑल क्या होता है कि लोगों के घर में अगर कोई मेंटली सिक प्राणी है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बजाय, उसको डॉक्टर को ले जाने के बजाय वो लोग उसको छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर भाई ओवरऑल अगला क्या प्रॉब्लम है? अगली प्रॉब्लम है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, ठीक है ना? बहुत ह्यूज गैप है डिमांड और सप्लाई में। किसकी? साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स की। हर 1 लाख की आबादी पे इंडिया में केवल 0.3 साइकेट्रिस्ट हैं, 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं और 0.07 सोशल वर्कर्स हैं। तो भैया शॉर्टेज है कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज की, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज की, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की, और मेंटल हेल्थ के लिए एडिक्वेट फंडिंग भी नहीं है। बजटरी एलोकेशंस केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से काफी कम होते हैं। पॉलिसी फोकस भी मेंटल हेल्थ वालों के लिए उतना प्रॉपर है नहीं। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है। जो थोड़े बहुत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं दी गई है मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह बोला गया था कि ओनली 21% ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग इन साइकेट्री। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि किस प्रकार से यहां पे चीजें सेग्रीगेट हो रही हैं। क्रिटिकली एग्जामिन में पहले हमने सोशल रीजंस बताए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की रीजंस बताए, फिर अब एडमिनिस्ट्रेटिव लैग बता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैग के अंदर भी हम छोटे छोटे हेडिंग्स बना रहे हैं। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की हेडिंग बना दी, वीक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट की हेडिंग बना दी कि भाई जो मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन है ये बहुत सारे स्टेट्स में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। 2019 में इंडिया के 29 स्टेट्स में से केवल 18 में ये मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन बनाया गया, जबकि सबके यहाँ बनाया जाना जरूरी है। अब ये बड़ा ही स्ट्रांग पॉइंट है। ऐसे स्ट्रांग पॉइंट को एक प्रॉपर हेडिंग के साथ आपने लिख दिया ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी कितनी सॉलिड है, आपने कितने प्रॉपर तरीके से अपने बेसिक्स को तैयार करके रखा हुआ है। फिर
लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये मैं बोलूंगा उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, बोल बच्चन टाइप का पॉइंट है, बट काम जरूर आ जाएगा कि भाई लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है मेंटल हेल्थ केयर में, हेल्थ, सोशल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इन सब में आपस में सामंजस्य सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। फिर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी है। लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहली बात तो मेंटल इलनेस की डेफिनेशन को लेके थोड़ी परेशानियां है, ठीक है ना भाई। मेंटल इलनेस किसे बोलते हैं और क्या होती है मेंटल इलनेस? बेसिकली इट इज सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड और मेमोरी दैट ग्रॉसली impairs जजमेंट, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ, मेंटल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो भैया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में मेंटल इलनेस की डेफिनेशन ये है। अब मैं मान सकता हूं दोस्तों कि एग्जाम में आप एग्जैक्टली ये शब्द नहीं लिख सकते, मेंटल इलनेस की डेफिनेशन आप याद रख लो, ये मैं अगर आपसे एक्सपेक्ट करूं तो गलत होगा, एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन आपको यह जरूर याद रहना चाहिए कि मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर, उसमें मेंटल रिटार्डेशन को इंक्लूड नहीं किया गया। This Mental Health Care Act does not include mental retardation, which is a condition of arrested or incomplete development of the mind of a person, especially characterized by subnormality of intelligence. ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लिख देते हो ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से बता रहा है, आप प्रॉपर तरीके से यहां पे क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को। और ये जो मेंटल रिटार्डेशन नहीं जोड़ा गया है, यहां पे जो क्वेश्चन है ना भाई आपका, ऊपर आते हैं कि भाई बताओ राइट बेस्ड अप्रोचेस और रिकवरी बेस्ड अप्रोचेस। तो जब मेंटल रिटार्डेशन को आपने मेंटल इलनेस की कैटेगरी में जोड़ा ही नहीं, तो रिकवरी बेस्ड अप्रोचेस आप कैसे लेके आओगे? समझ गए बात को? तो किस प्रकार से ओवरऑल आपके आंसर्स क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना चाहिए। और एंड में क्रिटिकल एग्जामिन जब आपने कर लिया तो उसके लिए क्या करें? तो भैया मेंटल हेल्थ की फंडिंग बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, अवेयरनेस को बढ़ाओ। मैं हर पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ के सुना रहा हूं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। आई होप आप समझ गए होगे कि आपको आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इंप्लीमेंट इंश्योरेंस कवरेज फॉर मेंटल हेल्थ, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी केयर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं कि चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने 5 हाफ वे होम शुरू किए हैं, केरला ने भी हाफ वे होम शुरू किए हैं और कम्युनिटी लिविंग सेंटर शुरू किए हैं। हाफ वे होम्स और कम्युनिटी लिविंग सेंटर्स क्या होते हैं? कि वो बूढ़े लोग या फिर वो लोग जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और उनको अपना खुद का घर नहीं मिल रहा है या घर वाले उनको रहने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इन हाफ वे होम्स में जाके रहते हैं। हाफ में होम्स में रह के उनको वो स्किल्स सिखाई जाती हैं सरकारी अपॉइंटेड एजेंसीज के द्वारा, जिससे वो मेंटली डिसेबल होने के बावजूद भी अपने डेली कोर्स कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर कम डिपेंडेंट रहें। और फाइनली एक जबरदस्त कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल द challenges could be overcome by ensuring more awareness regarding mental health issues and mobilizing more resources for strengthening the mental health care infrastructure and personal ecosystem. This would contribute to the achievement of Sustainable Development Goal 3 of ensuring healthy lives and promoting well-being for all at ages. अब देखिए ये जो कंक्लूजन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत तड़कता भड़कता या बिल्कुल ही ऐसा बिंदास कंक्लूजन है कि एग्जामिनर देख के बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बट ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर के साथ आपने आंसर को लिख दिया, जहां पे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने मेंटल हेल्थ एयर एक्ट के अच्छे प्रोविजंस बताया और प्रोविजंस में अच्छी अच्छी चीजें ही आई, बट उसके बाद उन प्रोविजंस में क्या छूट गया, उसकी कमियां बताई, तो कमियों में क्रिटिकली एग्जामिन हुआ, उन कमियों की भी आपने हेडिंग रखी, सोशल कमियां, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज से रिलेटेड कमियां, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग से रिलेटेड कमियां, लीगल रिलेटेड कमियां, और इन कमियों को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, इनको आपने ओवरऑल हेडिंग के साथ लिखा और फाइनली आपने यहां पे इसका कंक्लूजन लिखा। ओवरऑल अपनी सॉल्यूशंस में आप ये चेन्नई और केरला के, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ और केरला के हाफ वे होम्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बारे में भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे आंसर के लिखने के स्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो। मैं ऐसी और बहुत सी वीडियोस आपको लेके आऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको बस एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको आंसर्स लिखने। आगे और मुश्किल सवाल भी होंगे, थोड़े आसान सवाल भी होंगे, कुछ पुराने ईयर के सवाल भी होंगे। इस प्रकार की वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरे मेंटरशिप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे ये वीडियो आपको मिल जाएंगी कंटेंट सेक्शन के अंदर। स्पेसिफिकली यहाँ पे आंसर राइटिंग का मैं एक अलग से फोल्डर बनाई दूंगा। हालांकि मैं बता दूं एथिक्स की आंसर राइटिंग एथिक्स वाले फोल्डर में ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।